सिल्क बोर्ड का जो साइंटिस्ट था राणा, वो कहा कि सर ये जो डॉल्फिन है अच्छा, और यूनिक है अररिया के लिए कि पनार में परमानेंट हैबिटेट है। जो लास्ट काउंटिंग मैंने लिख किया तो हमको 45 to 50, 1 साल पहले गवर्नमेंट ने अपने एक एजेंसी से काउंटिंग कराया और उस काउंटिंग में 100 क्रॉस कर गया। 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया करके स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है। अच्छा, जू बनने के लिए बिहार का सबसे बड़ा क्या इंडिया में ये तो जो इसका कंसेप्ट है, जब फुल फंक्शनिंग हो जाएगा तो हम समझते हैं इंडिया का कलकत्ता के बाद यही होगा। तो उसका मतलब कि एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आप इस चीज़ को एक क्राइम समझते होंगे कि नंबर ऑफ मशीनरीज का इस्तेमाल बढ़ा देना, चाहे वो फ्रिज के फॉर्म में हो, चाहे वो एसी के फॉर्म में हो। प्लाईवुड को बंद कराने के लिए जो इंपोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेनर बने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके लिए हमको बहुत दुश्मन पालना पड़ा। जर्नलिज्म पहले होता था कि टॉर्च का काम करता था सोसाइटी का, चेक करता था गवर्नमेंट पर, रूलर्स पर। 1-2% हैं तो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं आपको जी। नट से कि कल की जर्नलिज्म और आज की जर्नलिज्म में बहुत का फर्क हो गया। अच्छा, अभी दीदी का नाम लिया आपने, तो कनकलता देवी इनको, और मदर टेरेसा से वो इंस्पायर्ड भी थी, एसोसिएट भी थी, और यहाँ पे लेप्रोसी पे काफ़ी काम किया। इसीलिए आप देखिएगा रेड क्रॉस में जो बोर्ड लगा हुआ है, संस्थापक अध्यक्ष, फाउंडर रेड क्रॉस, अच्छा, बी प्रधान। काफ़ी सोशल फॉरेस्ट्री बिहार में पहला बार फीमेल का, अच्छा, उसका वर्कशॉप 3 दिन का करवाया इस रेंज में। लेकिन वही क्या ना, पॉलिटिकल जर्नलिज्म उस पर कोई नहीं लिखेगा कि भाई इतना जो आदमी किया वो इस स्थिति में उनका जो गोल नहीं था। तो आप ये तो शहर कनकलता देवी जी को जानता भी नहीं है के नाम पे कोई ऐसा सवाल बोल दिए तो ये तो विडम्बना है, विडम्बना ही कहेंगे। जर्नलिज्म में नहीं रहता मैं तो मैं खोल के बोल देता। तस्लीम साहब से कैसा आपका रिश्ता था? आप कह रहे हैं कि बड़ा करीबी और घरेलू रिश्ता था। कैसे आदमी हम न देखा इस इलाके में आज तक, और न शायद हमको लगता है, या अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, कि तस्लीमुद्दीन साहब दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा क्या था उनके अंदर? ह्यूमैनिटी जिसको बोला जाता है, अच्छा, कि हम ह्यूमन, अल्लाह ताला ने हमको भेजा है यहाँ तो कुछ ड्यूटी असाइन किया है। में आप तमाम रिलीजन के लोगों को बुला करके उनसे पढ़वाते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करवाते हैं। अच्छा, तो आप तो हर साल क्रिसमस भी मनाते हैं, तो वो उसी क्या वजह है उसकी, क्या मैसेज है सर जो आप अररिया के इस नई पीढ़ी को देना चाहते? और ह्यूमैनिटी को टॉप प्रायोरिटी दे। संवाद के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, मशहूर पर्यावरणविद, सीनियर जर्नलिस्ट पीटीआई श्री सुदन सहाय जी। 70 साल की इस सफ़र में बहुत से ऐसे काम सुदन सहाय जी ने किए हैं जो बहुत कम लोगों को, ख़ासकर इस शहर के बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि किस किस फील्ड में सहाय जी ने काम किया है। सिर्फ पर्यावरण एक फील्ड नहीं है, वाइल्ड लाइफ है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बर्ड्स के कंजर्वेशन का जो काम है, जो चिड़िया, जो बर्ड्स एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जैसे हमारे इलाके में स्पैरो है, और फिर डॉल्फिन पे एक बहुत बड़ा काम है जिससे ये हमेशा जुड़े रहे, बल्कि आपको डॉल्फिन मैन ऑफ अररिया भी कहा जाता है। अररिया के अंदर जो 2 पार्क है, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क कुसियार गांव, और दूसरा एक पार्क है जो बन रहा है जिसे आप वृक्ष वाटिका, तो वृक्ष वाटिका और ये रानीगंज और बायोडाइवर्सिटी पार्क कुसियार गांव, इसके इनिशिएटर आप रहे हैं। उसके अलावा जो माउंटेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं दार्जिलिंग के अंदर, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके मेंबर रहे हैं। उत्तराखंड में जो नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके भी मेंबर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जो ट्रस्ट है, WWF है, उससे एसोसिएटेड हैं आप।
उसके अलावा जो पीटीआई है, इससे तकरीबन जो जर्नलिज़म का जो करियर रहा है उनका, आपका तकरीबन 15 साल से पीटीआई से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले, पीटीआई से पहले दूरदर्शन में एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ भी आपने काम किया है। और बहुत से जो इस इलाके के जो बड़े पॉलिटिशियंस रहे हैं उनसे भी बड़े ही अच्छे रवाबित, बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। डोमर लाल बैठक के वक्त में भी आप रक्षा मंत्रालय के अंदर आपने कुछ काम किया है, वहाँ से जुड़े रहे हैं। उसके बाद जो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब जो इस इलाके के, उनसे भी बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। तो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड जीवन है आपका। और हम सब जानते हैं कि ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली भी बड़ी ही सोशली कनेक्ट रही है। डॉक्टर बिरन वर्मा जी का नाम हम में से हर कोई जानता होगा, जिनका देहांत अभी 2019 में हुआ, 95 साल की उम्र में। वो इनके जीजा जी थे इनको, लेकिन ये बाबूजी ही कहते थे शुरू से। तो वो ख़ुद रेड क्रॉस के फाउंडर थे, जिन्होंने रेड क्रॉस अररिया में शुरू किया था। बहुत ही कम फीस में इन्होंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, जहाँ पे गरीबों की सेवा भी वो आखिर वक्त तक करते रहे। और जो दीदी थी आपकी, जो बहुत मशहूर नाम है कनकलता देवी, जिस नाम से मशहूर थी, और मदर टेरेसा ऑफ अररिया भी आप कह सकते हैं वो थी। उनका जो वक्त था ख़ास करके वुमेन एम्पावरमेंट पे और लिप्रोसी पे बहुत बड़ा काम था, जो मदर टेरेसा से एसोसिएट भी थी वो। तो अररिया के अंदर जो कुष्ठ रोग है उस पर काम था, काफ़ी काम किया था उन्होंने। तो वो इनकी दीदी थी। तो एक परिवार के अंदर एक जो शुरू से जो एक्टिविज़म का माहौल रहा, वो आपने सबसे ज़्यादा अपने अंदर उसको लिया। स्पैरो पे काम हो रहा है इस इलाके में, और जो हमारे इलाके की जो गौरैया है वो जो जिसकी नस्ल जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो उसके कंजर्वेशन से भी आप जुड़े हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप जुड़े रहे हैं। और इसलिए आज हम ख़ुद उनसे गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सफ़र में उन्होंने कैसे इतनी चीज़ें गेन कर ली। तो सबसे पहले तो श्री सुदन सहाय जी, आपका हम संवाद के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये हमें बड़ा कीमती वक्त दिया, जो हमारे लिए बड़ा ही एक तरह से एसेट होगा इस इलाके के लिए। मैं निश्चय ही, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का बात है, विषय है कि आने वाले पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले। आपके संवाद कार्यक्रम से भविष्य में उन बच्चों का भी ये मार्गदर्शन मिले। ये पीढ़ी भी अब बहुत सफल और बहुत सार्थक प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके संस्था के द्वारा। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये जीवन है तकरीबन 70 साल का, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं, कर पाए? सबसे पहले गीता का बहुत सा श्लोक है, लेकिन मैंने विवेकानंद से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि आदमी की जब तक धड़कन चलता रहे शरीर में, या शरीर से वो ठीक ठाक रहे, तो अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए सब जीता है। बड़े बड़े महाराजा हुए, सुल्तान हुए, वो ईंट और सीमेंट बालू का इमारत खड़ा रहा, लेकिन कुछ कर उनके जो अच्छे डीड थे वही जिंदा रहता है। उन सारे चीज़ को, और मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी ऐसा है, आपने परिचय दिया कि वो मेरे ब्लड में है। अपना पेट भरना और महल खड़ा करना, कितनी गाड़ियाँ, भौतिकवाद से हट के जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उसके फाजिल नहीं। तो जो जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर दे, नॉट इन प्रीचिंग बट इन प्रैक्टिस, तो मैं समझता हूँ कि वही संबल हमको मिला और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर्यावरण से आपकी दिलचस्पी कैसे है और बड़ा किस तरह से पैदा हुई ये? मैं बहुत बड़ा वो शूटर था, बर्ड शूटर। अच्छा, बर्ड शूटर थे आप, शूटर मतलब था, शिकारी थे हाँ, आप। और मेरे कुछ ज़मींदार फ्रेंड सब थे, जैसे गया में थे। अच्छा। कुछ फ्रेंड सब थे मुस्लिम। तो हम लोग जब कुछ मेडिकल में पढ़ते थे, और अर्ली एज में भी झारखंड से मैं संवेदनशील रांची से रहा हूँ, तो बिग गेम्स खेलने के साथ, बड़ों के साथ जाने का मौका मिला। वाक़या है 1974 का।
अच्छा 1974। हाँ, कि मगध मेडिकल कॉलेज में मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स वहाँ के जमींदार लोग थे। वसीम कौन से मेडिकल कॉलेज? मगध मेडिकल मगध कॉलेज मेडिकल में कॉलेज, उसमें अच्छा। पढ़ते थे। जी जी। गोंडा गोंडा कई बड़े बड़े ये हैं जमींदार वहाँ। तो वसीम नाम के फ्रेंड्स थे कई जी जी। वो हमको एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, देव फॉरेस्ट है वहाँ, और अच्छा। बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो मध्य प्रदेश को भी टच करता है। अच्छा। तो जैसे अभी हम लोग क्या होता है ना, कोई गेस्ट बहुत क्लोज फ्रेंड आया तो उसको इलाके का जगह दिखाओ, हाँ जी, अच्छा घुमाया जाता घुमाया है, जाता हाँ, है। जो चीज़ें होती तो हैं वहाँ उस उसकी इलाके भी की। फैमिली बहुत बिग गेम से शौक रखता था। उसके वालिद था अभी मरहूम, उनको आत्मा को शांति मिले। तो उन्होंने कहा कि अरे बरकूरदार ये आया है तो इसको तो रांची उची में बहुत किया है, तुम इसको ले जाओ दो। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जबकि प्रोहिबिटेड 2072 से, ये 1972 से वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू हो गया था। अच्छा, वो बड़े 1972 जमींदार लोग थे। हाँ, उस वक्त बिल्कुल शुरू का वक्त था, तो बहुत ज़्यादा हाँ, इफेक्टिव मैंने नहीं था। बड़ा वो फॉरेस्ट में भी, मैंने भी कम उम्र में स्टूडेंट मैं भी था, चला गया। तो उन्होंने हमको टेलीस्कोप राइफल से, और मेरे उसके फ्रेंड्स लोग थे, तो एक सांबर पहाड़ पर, अच्छा। उसको स्पॉटलाइट से फोकस किया, उसके आँख पर हमको कहा यार मारो तुम। अच्छा। टेलीस्कोप राइफल से मैंने उसको एम करके मार दिया अच्छा। सांबर को। तो अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। हमको लगता है कि वो देख रहा है हमको। वो तो आँख में अच्छा, तो वो दृश्य जो है आपकी मेरे नज़रों से ओझल नहीं spotlight होता है। और टेलीस्कोप उसके आँख में लगा। तो वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सिहर जाते हैं। हाँ, सिहर गया। फायर तो कर दिया, वो गिरते हुए तक तो देखा उसको मैंने। उस दिन से मैं जो डिस्टर्ब हुआ, और उस दिन से राइफल आपने छोड़ दिया एक तरह मैंने से। छोड़ा और कंजर्वेशन में जुट गया। अच्छा, वो एक इंसिडेंट था जिसने आपकी हाँ, ज़िंदगी को inspire चेंज कर दिया, इंस्पायर किया, आपको चेंज कर दिया। शूटर बिकेम टर्न इनटू कंजर्वेशनिस्ट। जैसा जिम के साथ भी वही हुआ, जिम कॉर्बेट के। जिम कॉर्बेट हाँ, जी। और उसके बाद में जो अनावरत काम शुरू किया, तो जब तक जिंदा रहूँगा। और तो डॉल्फिन, ये कब पहली बार आपको पता चला कि यहाँ पे डॉल्फिन, तो उसी को कहते हैं ना जो सोच, हम लोग लोकल भाषा में, हिंदुस्तान में उसको 6 भाषा में बोला जाता है जी, लेकिन हमारे इलाका में उसको सोच कहा जाता है। सोच कहा जाता है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे चला, डॉल्फिन है? ये वाकया है 1997 का। 97 का। 97 का, कि अब उस समय वाइल्ड लाइफ से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन डॉल्फिन के बारे में पता नहीं था हम क्योंकि खुद नहीं देखे इस थे। गंगा में भी डॉल्फिन है, पनार ये जो में, पनार में जो है वो डॉल्फिन है। तो वो ऐसा वाकया हुआ कि मैं उस समय, और मेरे इस घर से भी, कि वाइल्ड लाइफ के बारे में इस इलाके में कोई खबर देने वाला अगर आदमी मिलता था तो मैं उसको 51 रुपया देता था। मोबाइल नहीं था, सबके पास टेलीफोन नहीं था। अच्छा। कि तुम साइकिल से आके हमको खबर करो, जैसे मेरे यहाँ भेड़िया है, अजगर सांप है, बहुत सा ऐसा चीज़ था वाइल्ड लाइफ। कभी ये बहुत, अच्छा, बेसिकली वाइल्ड लाइफ को ही आप प्रिजर्व करने के लिए, हाँ, कि वो उसको मारे नहीं, क्या हमारी स्थिति थी, कि उसको बचाना ज़रूरी है। ब्रिटिशर लोग ने भी लिखा है कि ये टाइगर्स पैराडाइज, लेपर्ड्स पैराडाइज ये कहा जाता था। बहुत डेंस जंगल था ये पूरा इलाका, नेपाल से सटा हुआ था। अच्छा। तो वो हम 51 रुपया उस समय सोच लीजिए, 97 काफ़ी हैवी अमाउंट, तो मैं देता था। तो वहाँ विलेजर्स को, मतलब कि गांव में इन्फॉर्मेंट हमको आके हाँ क्या इन्फॉर्मेशन देखा, आपको हाँ, दे सकें। उस समय मोबाइल कैमरा ने, फिर हम फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट से तो जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, जब से मैंने इस पर काम किया। तो यहाँ के जो उस समय रेंज ऑफिसर थे, मिस्टर साहा, दुर्भाग्यवश उनका मर्डर, मिस्टर सहाय साहा साहा उस वक्त रेंज राजेंद्र ऑफिसर साहा थे। नाम था उनका। और वो उनको खबर की कि भाई आओ। और एक यहाँ जो इसमें वाइल्ड का सिल्क बोर्ड का एक साइंटिस्ट था, अच्छा। मोहम्मद, ये उनका नाम था, मिस्टर सरदार सिंह राणा। अच्छा, तो वो जेएनयू से एमफिल किया था डॉल्फिन पर। वो कहाँ यहाँ पोस्टेड यहाँ थे? पोस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट का सिल्क बोर्ड, अच्छा अच्छा मिनिस्ट्री अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा, था। उसमें थे उस वो। समय रिसर्च स्कॉलर के रूप में यहाँ पोस्टेड था। तो मेरे साथ वाइल्ड लाइफ के चलते जुड़ा, आता जाता था। तो खबर हुआ तो हम लोग गए वहाँ, तो देखे कि जिस तरह से हमारे इलाका में मेला में लोग जाता है, आता है, भीड़ बहुत लोगों का। हम बोले भाई क्या अभी तो मेला उला का है नहीं कुछ ऐसा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, तारावाड़ी में जहाँ हमको जाना था, वहाँ कुछ, यहाँ राकस, गाँव वालों ने बताया कि राकस मारा गया है। राकस? हाँ, राकस होता है ना,
ये टिपिकल चीज़ है। अच्छा, वो मतलब कि हाँ, बिल्कुल। गाँव में लोगों ने मतलब कुछ बताया। अजीब अजूबा, एक तरह अजूबा, से। हाँ, यस राइट। अजूबा। तो वहाँ पर गए, वहाँ तो थाना में देखे कि तत्कालीन दरोगा साहब 2 मछुआरों को हैंडकफ लगा के बैठाए हुए हैं, और एक ये लंबा सा क्रोकोडाइल के ऐसा जानवर पुरानी एक है वहाँ पे। वहाँ पर रखा हुआ है थाना में सीज करके। तो दरोगा जी को हमने कहा कि दरोगा जी इसका हैंडकफ खोल दीजिए पहले आप। तो बोले नहीं, ऑफेंस किया। हम बोले हाँ, आप ही के कैंपस में है। उसके बाद तो वो जो सिल्क बोर्ड का जो साइंटिस्ट था राणा, वो कहा कि सर ये जो डॉल्फिन है। अच्छा, तो वो हम- अच्छा, जाहिर सी बात है, वो तो उसी पर एमफिल किया उसी था पे डॉल्फिन। एमफिल किए तो पहचान गए। तो हम बोले कि भाई समुद्री क्या डॉल्फिन। नाम था उनका सर? सरदार सिंह राणा सरदार सिंह नारा। जेएनयू से वो एमफिल एमफिल किए किए थे। हुए थे। अच्छा, वही डॉल्फिन के ऊपर ही हाँ, था। उनका सब्जेक्ट जूलॉजी था, जूलॉजी था। लेकिन एमफिल का उनका वो था। अच्छा 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 तो वो अभी बहुत हाई पोस्ट में जम्मू एंड कश्मीर में है, डायरेक्टर सिल्क रिसर्च बोर्ड का। अच्छा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो ये जो है। ऑथेंटिक हाँ हाँ, सही। तब हम लोगों ने कहा कि ठीक है, केस आप अननोन के पास कीजिए दरोगा जी, इसीलिए एक्ट के तहत तो है, वाइल्ड लाइफ एक्ट 72 में पास हो गया। ये 97 की बात है। हाँ, तो ऐसा है कि आप इसके अननोन इसको ये कर दीजिए। अच्छा, अननोन आप एफआईआर कर तो दीजिए। दरोगा बोला कि उससे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। हमने देखिए ये विंडिक्टिव हो जाएगा। अभी पूरे गांव वाले, खास करके मछुआरा समुदाय अगर देखेगा डॉल्फिन या कोई भी जानवर, तो उन लोग खबर नहीं करेगा, पॉइजन दे देगा, मर जाएगा, ऐसा इनक्लेम बहेगा। तो जो पर्पस है, तो दरोगा जी उतना नहीं, उनको इंटरेस्ट भी था। उनको भी, हाँ, पहली बार वो खुद भी देखे होंगे, हाँ, तो वो भी भी देखे पता नहीं थे। हुआ क्या है तो ये। उनको हम ले आए यहाँ से, लिए समझाए विंडिक्टिव इसको नहीं। तो वो डॉल्फिन जो थी वो जिंदा थी या नहीं, वो तो मार दिया था अच्छा, मछुआरा लोग। अच्छा, विलेजर ने मार दिया कि राक्षस है। राकेश है, वो समझ के मार दिया। उसको मैंने यहाँ बरी किया, पोस्टमार्टम करवाया। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ, फिर वो एक्ट के फॉलो किया। अच्छा, फिर उसके बाद उसको बरी किया, हाँ, ये दफन कर दिया। दफन कर दिया। उसके बाद हमने एक न्यूज़ लिख दिया आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एक आपने एक आर्टिकल लिखा, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर उनको बाई नेम नहीं छाप के उन लोगों ने अपना एक न्यूज़ पैटर्न पे बना दिया बनाया। उसमें मैंने लिखा था कि नाउ इट लुक्स दैट अररिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज बिकम ग्रेवयार्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, इस तरह का आपने उसको दिया था। दिया तो हंगामा हो गया, और उसमें कोट किया कि शेष सुदन था। तो फिर फॉरेस्ट तो उसके डिपार्टमेंट बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वो एक्टिव हुआ एक तरह एक्टिव से। हो गया। तो फिर उसके बाद ये सफ़र फिर डॉल्फिन हाँ, फिर तक फिर कैसे हाँ, उसकी तो फिर उसके बाद में हमने ये गांव में मछुआरों से संपर्क किया कि मछुआरों से मिले आप, फिर कब उनको अवेयर किया कि अवेयर करना शुरू किए, जो आज भी है, और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक वो अवेयरनेस ड्राइव। उसमें स्कूल को जोड़ा, यहाँ के जो तो एक्टिव। फिर उसकी काउंटिंग कब हुई पहली बार? मैनुअल काउंटिंग में किया, मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया। उस समय वेरी सरप्राइजिंग कि बिहार गवर्नमेंट को भी कोई पता नहीं सेंस नहीं था कि इसका काउंटिंग साइंटिफिक। तो ये तो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, तो ये तो गंगा के और दूसरी जगह भी पाई जाती होगी। वर्ल्ड में 6 कंट्री में पाया जाता है, वहाँ इंस्टिंक्ट हो गया। अच्छा, बाकी जगह पे इंस्टिक्ट हो चुका है। हाँ, और सी का जो डॉल्फिन है, मेरीन डॉल्फिन, हाँ, वो तो मरीन डायरेक्ट। वो तो है ही। तो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो लिविंग है वो इंडिया में है, और गैंगेटिक डॉल्फिन का। गैंजेटिक और उसमें भी खुशी की बात ये है कि उसका 50% हमारे बिहार में है। बिहार में हाँ, ये यूनिक चीज़ है। ये सिर्फ गंगा ही के अंदर है ना? हाँ, तो गंगा जहाँ जहाँ गई और है। उसमें भी वही बता रहे हैं कि मेन रिवर गंगा में है। हाँ, उसके बाद उसकी जो हाँ, ट्रिब्यूटरी में ट्रिब्यूटरीज जैसे जो निकली महानंदा है, महानंदा है। बेसिन हम लोग का। और यूनिक है अररिया के लिए कि पनार में परमानेंट हैबिटेट है। वो बाढ़ के समय में जो गंगा का अच्छा, ये मतलब परमानेंट हैबिटेट होगी, हाँ, मतलब कि ये न्यूज़ है, वर्ल्ड न्यूज़। इसका मतलब ये कुछ डॉल्फिन जो होगी वो बाढ़ में यहाँ आई होगी पनार में, फिर यहीं रह गई, हाँ, रह गई। और फिर यहाँ से उसकी नस्ल चली। उसका फिर साइंटिफिक कारण हम तो काफ़ी बढ़े उस पर कि यहाँ पॉल्यूशन फ्री है, या इतना अवेयरनेस ड्राइव है कि इसको मारता नहीं लोग, इसको रिलीजियस ख्याल से ये हार्म नहीं करता है। तो ये इसका मतलब इसको बचाते हैं लोग एक तरह से, और इसीलिए। पॉल्यूशन कम है हाँ, उसकी वजह जब मैं उसको शुरू किया था वर्क इस पर, तो हमको 11 डॉल्फिन काउंट किए थे शुरू में। जो मैनुअल आपने शुरू किया 11, हाँ। ये सिर्फ पनार में थी। हाँ, इसी पनार में डिफरेंट पॉइंट्स पर हम ये किए कि 7 बजे सुबह में हम रहेंगे वहाँ त्रिशुलिया घाट में। मेरा जो मछुआरा टीम है वो लोग रहेगा हैं, खवासपुर में, जो जो पॉइंट्स हैं वो जोगबनी के पास जो पॉइंट्स है,
तो उसमें मैनुअल ऐसा होता है, एक 2 बार भी काउंटिंग होगा, फिर कोई उसके बाद छूट फिर गई। उसके बाद उनके और उसके बाद बढ़ते गया तो मैं जो लास्ट काउंटिंग मैनुअल किया तो हमको 45 to 50 मिला। 45 to 50 मिला। उसके बाद मैं गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ते रहा। अभी बहुत खुशखबरी है रविया के लिए कि 1 साल पहले गवर्नमेंट ने अपने एक एजेंसी से काउंटिंग कराया और उस काउंटिंग में 100 क्रॉस कर गया है। तो वो मैंने ऑफिशियली 100 क्रॉस सिर्फ अररिया? हाँ रविया पनार। ये अभी कब की बात है जो काउंटिंग हुई है? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ, पनार रिवर में। अच्छा। तो उसका हैबिटेट अपना खाने के लिए गया, जो हमारा जिसे चरारनी है। तो 100 जब हो गया सर, तो इसका मतलब ये 100 तो क्रॉस डॉल्फिन सेंचुरी इसको नोटिफाई कर देना हाँ, चाहिए तो था। उसके लिए भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अवेयरनेस गवर्नमेंट में। और उसी क्रम में 2009 में ये इसको डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ एक्ट के वाइल्ड तहत लाइफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये कब डिक्लेयर हुआ? ये 2010 में 2010 में हुआ। और 2012 में हम तो अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं कि डॉल्फिन रिसर्च, एशियन डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापना शुरू हो गई हाँ, है भारत सरकार के वो द्वारा। फंक्शनल है? हाँ, अभी से स्टार्ट हो गया, वर्क हो रहा है, सर्वे का चल रहा है। 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया और 2012 में इसको वही सैंक्शन हुआ। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एशियन पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में वो बन रहा है। अच्छा। और वो उसके बाद ये इस चीज़ की मान्यता नहीं मिल रहा था। तो ये सेंचुरी की मान्यता अभी नहीं मिली? नहीं, अभी तो लंबा अभी एक प्रोसेस लड़ाई है। हाँ, ये अनवरत रहेगा, लेकिन इसको वर्ल्ड मैप में और इसका क्रेडिट में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। तो सर फिर इसको अगर सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाए और तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। दोनों चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट, रिसर्च सेक्टर, बहुत सी चीज़ें अररिया में हो सकती हैं। तो जैसे देखिए ना, भागलपुर में ये कहलगांव सेंचुरी है डॉल्फिन का, जी। लेकिन उस पर अटेंशन नहीं हो रहा है। जी। लाखों रुपया खर्च हो रहा है उस पर, जी। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो वो कहलगांव, हाँ, भागलपुर कहलगांव, वो भी डॉल्फिन सेंचुरी? हाँ, सेंचुरी वो डिक्लेयर्ड है। हाँ, इंडिया का पहला सेंचुरी वो है। अच्छा, वहाँ काउंटिंग ज़्यादा है यहाँ से? हाँ, हमारे अररिया से अभी तो हमारा वो NGO जो फॉरेस्ट कर रहा है, तो काफ़ी नंबर है। हाँ, नंबर है। तो वो ऑफिशियली कॉपी मैंने रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से इलाके में है जो डॉल्फिन ज़्यादा पाई पनार जाती का है? रेंज देखिए, जैसे एक तो ये आपको बेलवा पुल है। हाँ, बेलवा यहाँ पे है। हाँ, और जब पानी का लेवल घटता है तो उस समय क्या होता है कि तो उसको चाहिए पूरा, खुद होता है 8 फीट 9 फीट 6 फुट का, और उसको खाना चाहिए। तो जहाँ 2 नदी मिलती है या 3 नदी मिलती है, जैसे इसे अररिया कुर्साकाठा में आप जाएंगे, पटेंगना पलासी, जी। तो वहाँ पर है ये चरानी, ये विलेज का नाम है। वहाँ पर पनार, भलुआ और ये लोहंद्रा, अच्छा, तीनों नदी वहाँ की मिलती है। हाँ। तो उसमें पानी रहता है पूरा, तो उसको खाना मिल जाता है, उसको पानी मिल जाता है। तो जब वाटर वहाँ ज़्यादा उस समय मिले, अभी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डॉल्फिन पर शूट कीजिए। मेरे घर के पीछे त्रिशुलिया घाट में पूल है, कहीं नहीं जाना आपको, वहीं पर खड़ा लगा के आप कैमरा लगाइए। मेरे मछुआरे लोग भी हैं, आप भी खड़ा होकर देखिए। और यहाँ हमारा एडुकेयर स्कूल है, जिसके हमारे रेस्पेक्टेड मोहसिन साहब डायरेक्टर हैं, के बच्चे स्कूल के ने पिछले साल देखा है। जी। तो ऐसा होता, उससे अवेयरनेस हो जाएगा विजुअल। कुछ बड़े बड़े टीवी। तो सर ये तो डॉल्फिन के बारे में होगी जो आपकी पहल थी। ये जो 2 पार्क अररिया में शुरू हुआ, बायोडाइवर्सिटी पार्क कुसियार गांव और एक आपका जो वृक्ष वाटिका रानीगंज, तो इसकी ये कैसे इसको इनिशिएट किया गया? ये मैं पहले जिसमें एक तो फंक्शनल है, एक अभी कंप्लीट फंक्शनल नहीं हुआ है, रानीगंज वाला नहीं, या हो चुका? रेस्क्यू में जो आया है तो है ही, जो रेस्क्यू में आ रहा है, वो क्या पर्पस उसमें कि जो आसपास के जंगल बाढ़ से आता है हमारे क्षेत्र में जी, नेपाल से जानवर बहुत सा बह के चला आता है, कुछ सुपौल में चलाता है, कुछ और आगे चला जाता है। तो उसको तो या तो लोग मार देता है, जैसे हिरन आता है, टाइगर भी चलाया था, स्नेक्स आता है, और भी बहुत से जानवर हैं अक्सर सुनने में आता है जी। तो यहाँ कोई सेंटर है वहाँ तो एक तरह से ये रेस्क्यू सेंटर है कि वहाँ से उनको अभी रेस्क्यू नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है। अच्छा, जू बनने के लिए, बिहार का सबसे बड़ा क्या इंडिया में, ये तो पटना से भी बड़ा जू होगा ना? हाँ, तो वो उस पर भी हम कितने एकड़ का है सर? 289 एकड़ का। 289 एकड़ का है वो। हेक्टेयर 289 हेक्टेयर का है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वो था।
अब उसके पीछे का तो अभी वो उस प्रसंग में तो अभी हमारा करीब 20 पाइथन अजगर सांप जिसको बोला जाता है वो वहाँ है रेस्क्यू जॉनिंग एरिया से जो आया अच्छा। भाग के आया वो है 11। ये क्या पब्लिक के लिए हाँ उस open खुला है? हुआ है, जा सकते हैं हाँ आप देखने के लिए? देखिए उसको, वो एक बड़ा सा बनवाए हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं इसमें कुछ अभी चीज़ें हो रहा बची हुई है हैं? उसमें, जैसे बैम्बू का से कल्चर है कि वर्ल्ड में टिश्यू लैब, हाँ, टिश्यू हाँ, कल्चर लैब जो है वो बैम्बू के लिए, बैम्बू के लिए, जिसमें कि कहा जाता है कि 50 से ज़्यादा प्रजाति के हाँ तो उस पर बैम्बू का रिसर्च जो डेवलपमेंट होगा बॉटनी के विद्यार्थियों का बाहर के यूनिवर्सिटी के आएंगे। अच्छा। कहा है कि बिहार में उस तरह का नहीं है, लाइव कहीं पर भी बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और सर हमारे एरिया में तो बल्कि ये कहिए कि कोई पार्क भी नहीं है जो तो घूमने जाए। मैं कुशियार गांव फॉरेस्ट को डियर पार्क के लिए किया था अच्छा जब मैं साउथ ब्लॉक अच्छा में अच्छा, था। डियर पार्क। हाँ अच्छा लेकिन वो जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इतना ना ऑब्जेक्शन हुआ, अच्छा, वो ये हो नहीं नियम पाया। वो नियम मेनका गांधी थी वो। ये तो छोटा है ना, 35-40 ही एकड़ का है ना, ये जो है। रानीगंज वाला नहीं ये आपका हाँ बायोडाइवर्सिटी ये तो बॉटनी के लिए काफ़ी बड़ा है, बढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा है जी। तो एक अट्रैक्शन का पॉइंट प्लांट से कैसे लव करना चाहिए, क्या स्पेसीज है वहाँ आप उसको गौर से देखें। बायोडाइवर्सिटी ये बिहार में शायद दूसरा है ना, गया में एक। छोटा सा बनाया है उन्होंने। अच्छा जब फुल फंक्शन हो जाएगा हाँ, बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, उसके बाद होगा। हाँ तो मेन पर्पस है फॉर रिसर्च वर्क एंड इंजॉयमेंट ऑफ द कमिंग जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन। आप भी अनुभव किए होंगे जी जी। कि हजारों लोगों का भीड़, पूरे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो वो मेरा है। अगर मेरे जीवन में अच्छा फॉरेस्टेशन पे भी काफ़ी न्यूज़ भी आपने देखा होगा, अभी बॉम्बे का भी चल रहा है ज्वेरे। अभी ग्रीन वॉल चल रहा है, तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या डेवलपमेंट और विकास के नाम पे, तो क्या लगता है कि ये किस तरफ, या ग्लोबल वार्मिंग कह लें आप, ये किस तरफ जा रहा है? नहीं ये दुनिया किस तरफ जा रही है? नहीं, दुनिया तो एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आप कैसे इसीलिए बोल देखते रहे हैं हैं? कि मेटेरियलिस्टिक जो एम ऑफ द लाइफ लोगों ने बना लिया, सुखभोगी जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए जब आप डेवलप कीजिएगा साइंस का तो निगेटिव में जाएगा। आइजोनोस्फीयर में देख रहे हैं हर घर में फ्रिज, हर जगह एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है ना, जो डिस्चार्ज हो रहा है उतना कंपनसेट नहीं कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन उस रफ्तार से हुआ, जो सबसे डेवलप कंट्री है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गया है इन्वायरमेंट के लिए, अमेरिका। तो इसका मतलब कि एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आप इस चीज़ को एक क्राइम समझते होंगे कि नंबर ऑफ मशीनरीज का इस्तेमाल बढ़ा देना, चाहे वो फ्रिज के फॉर्म में हो, चाहे वो एसी के फॉर्म में हो। डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, उस रेशियो में मेरा अपील है, मेरा थिंकिंग है, मेरा कहना है कि उस तरह से ही उसको काउंटर भी कीजिए, डेंस हैवी फॉरेस्टेशन कीजिए। तो बिहार में जो फॉरेस्ट है वो तो सिर्फ अपने ही इलाके में है, एक दो है और राजगीर में है, राजगीर में है थोड़ा, जो मेजर जो 15% जो उसमें शो बहुत- करना होता है स्टेट को, मेरे वो में। तो अपना ही इलाका है। अगर यहाँ बेस्ट परसेंटेज है, और उसके लिए भी बहुत मेहनत किया। प्लाईवुड को बंद कराने के लिए जो इंपोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेनर बने थे अच्छा कि फॉरेन से ठीक है प्लाईवुड एम्प्लॉयमेंट है, ये है वो हो, तो उसका अपना इलाका का लकड़ी नहीं कटे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके लिए हमको बहुत दुश्मन पालना पड़ा, बहुत लंबा हो। तो सर एक तो ये आपका एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट करियर रहा आपका, काफ़ी वाइड है, काफ़ी काम आपने किया है। दूसरा है कि एज ए जर्नलिस्ट भी आपने काम किया है। तो पहले दूरदर्शन में रहे आप, फिर तकरीबन 15-16 साल से आप पीटीआई में हैं। तो जर्नलिज्म को अभी इस वक्त और जिस वक्त आपका था, कैसे देखते हैं? अभी उसके अंदर क्या बहुत बेहतरी हुई है या बहुत गिरावट हुई है, या हमेशा ऐसा ही रहा है? नहीं, हम इसमें डिसएग्री करते हैं। हालांकि हमारे फ्रेटर्निटी के लोग नहीं पसंद करते हैं। जर्नलिज्म पहले होता था कि टॉर्च का काम करता था सोसाइटी का, और चेक करता था गवर्नमेंट पर, रूलर्स पर। अभी उल्टा हो गया, गवर्नमेंट चेक कर दिया है मीडिया पर, और टॉर्च मीडिया नहीं दिखा रही है, जिनके हाथ में सोसाइटी का जो बड़ा आदमी है, गवर्नमेंट में है वो। तो अभी इसीलिए द्वंद्व, और आप जो कंट्री में अनरेस्ट देख रहे हैं कई मुद्दा लेके, उसको फॉरेस्ट्री से भी, किसी चीज़ से भी आप जोड़िए, एजुकेशन से लीजिए, हर पॉइंट पर काउंटर, और जहाँ पर हाईलाइट करना है उसको लोग नहीं करते। मतलब ऐसे गवर्नमेंट्स कमेंटेटर हो गए हैं ये, जबकि ये क्वेश्चन पूछने वाले बारिंग 1-2% हैं तो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मेरे ऐसा आदमी जी। और भी हैं हिंदुस्तान में। उर्मिलेश है, आप उर्मिलेश को जानते हैं, मिले भी हैं, तो उसको लोग ब्रांड कर देता है,
जब जी, टेप से आप जाने तब उन समझे कि नहीं जी। वो क्या सच्ची बात बोल रहा है। और हम भी बोल रहे हैं, जो बहुत साल पहले भी बोले थे कि भाई आपका काम है, आप कहते हैं फोर्थ चैम्बर, तो फोर्थ चैम्बर का कुछ जवाबदेही भी है। जी। और आज तक देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लॉलीपॉप खिलाया गया फोर्थ चैम्बर, हाँ, क्या है उसके नहीं, लिए कहीं पे है? लिखा हुआ नहीं है, कहीं कहीं, नहीं। हाँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो तो खैर उसमें एक तब्दीली आई है, तब्दीली एक बदलाव हाँ, आया आई है, तो लेकिन यंग से ये मेरा अपील होगा, यंग लोग जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं या आएंगे, कि उनको थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आपका कुछ इसके प्रति दायित्व, फैमिली, कितना दायित्व आप निभा पा रहे हैं। सोसाइटी, और सोसाइटी अगर को गाइड करते हैं तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। मतलब ये असल में चेंजेस हुआ जर्नलिस्ट, इन सम, टोटो कहें आपको, जी, नॉट एज कि कल की जर्नलिज्म और आज के जर्नलिज्म में बहुत का फ़र्क हो गया। बहुत का फ़र्क है। और सर आप का रिश्ता बहुत से बड़े पॉलिटिशियन के साथ भी रहा है। डोमन लाल बैठा के जी के वक्त में आप रक्षा मंत्रालय से भी जुड़े हुए थे, तो उस वक्त क्या आपका क्या रोल था, क्या थे आप ऐसे? वो जो सरकारी नौकरी एज अंडर सेक्रेटरी ज्वाइन किया था, उसका उनके जो एज ए कौन से सेक्रेटरी? ये अंडर सेक्रेटरी मेरा रैंक। अच्छा, अंडर सेक्रेटरी आपने ज्वाइन किया था। यूपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। लेकिन अररिया का होते हुए मेरा यूथ कांग्रेस में बहुत लंबा रहा था पॉलिटिक्स का। यूथ कांग्रेस में आप थे जुड़े हुए? नेशनल काउंसिल, स्टेट अच्छा, काउंसिल। कौन थे उस वक्त जिनके संजय साथ? गांधी मेन संजय हीरो थे। गांधी के साथ ये थे आज आप लोग ममता बनर्जी जो हैं। फिर ये उस वक्त कलीग थी आप लोगों की? या उसी एज में वही है। उसी हाँ, वक्त लेकिन रैंक एंड फाइल में वो ऊपर में ऊपर थी, रैंक में बहुत इसीलिए ऊपर कि थी। बंगाल को हेड कर रही हेड थी। करती थी। प्रिय रंजन दास मुंशी थे, ये सब टीम के मेंबर थे। बिहार के बड़े कांग्रेस के लीडर थे, ज्ञान रंजन थे। और डूमर लाल बैठा संजोग से, तो हम ज्वाइन करने के इसमें नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे दीदी को और मेरे बाबूजी को रिक्वेस्ट किया, कहा वहीं से बिलोंग करते थे। इन लोग समझाए हमको कि देखो ऐसा है कि तुम वहाँ रह कर रिया का ज़्यादा भला कर सकते हो। उसी क्रम में हम कुशियार गांव को डियर पार्क बनवाना चाह रहे थे। ओ, ये काफ़ी पहले की बात हाँ, है मैं ये। बहुत पहले से, बहुत पहले से ये लड़ाई एक तरह लड़ से रहे थे। हाँ, एक लड़ाई थी जो आपने शुरुआत की थी। कुछ उसमें जैसे कि नवोदय विद्यालय है। अच्छा, अभी दीदी का नाम लिया आपने, तो कनकलता देवी इनको जिनका नाम था, और हम ये कहें कि कहा ये जाता था कि मदर टेरेसा ऑफ अररिया है वो, और मदर टेरेसा से वो इंस्पायर्ड भी थी, एसोसिएट भी थी, और यहाँ पे लिप्रोसी पे काफ़ी काम किया था। वो एग्जाम्पल है। तो क्या था उनका, थोड़ा सा उनके बारे में, किस तरह का काम? उसको प्रॉपरली पहले ये अटैच कीजिए कि सोसाइटी से कटा हुआ चीज़ नहीं, ये रोग है, ये कुष्ठ रोग जो है, हाँ, ये इलाज का चीज़ है, इससे ठीक हो जाएगा। उसको सोसाइटी से डिस्कार्ड मत कीजिए, अलग मत कीजिए आप उसको, जो नॉर्मली उस वक्त में होता था कि बिल्कुल शहर से बाहर कर दिया। तो अभी भी जो इनकी कॉलोनी बसाई गई, हाँ, उसके पीछे भी वो तो टोल के पास में बसी हुई कॉलोनी है। तो यहाँ पर ये जो इकराम साहब का घर है अररिया के, जी जी, एडीबी चौक के पास, हाँ, तो उसमें काफ़ी उनका ये है, बड़ा सा ज़मीन का ये है। वहाँ पर उस समय वो रामपुर के रहने वाले हैं जी, तो लोग बसा दिया उसको वहाँ, मैंने रहने इन लोगों को, जो बेगर लेपर को तो बेगर का काम होता था। तो वो वहाँ से हटता नहीं था, केस मुकदमा बहुत हुआ। तो दीदी ने कहा कि भाई ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ, आप यहाँ से उखाड़ के वहाँ भेज दीजिएगा, फिर वहाँ से भेज दीजिएगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन, इसको अपना घर नहीं है, खाना बदोश कैसा रहता है। तो वो उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और चंद्रशेखर सिंह थे बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, और उस समय यहाँ के एसडीओ थे सीके बसु, मेजर सीके बसु जी। वो दीदी के वर्क से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उनकी खासियत थी कि उनको गवर्नमेंट पोस्ट बहुत, ये अररिया नगर नोटिफाइड एरिया बना तो उनको नॉमिनेट किया गया फर्स्ट वाइस चेयरमैन के लिए। अच्छा, उनका उद्देश्य था कि हम सरकारी पद लेके समाज सेवा नहीं करेंगे, और उन्होंने अंतिम समय बहुत उनको ऑफर हुआ गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो कहें कि भाई उसको वहाँ प्रॉपर एक जगह है, उसको घर बना दीजिए, वहाँ रहेगा। और फिर यहाँ बाबूजी तो खुद देखते ही थे, उनके चलते। हाँ, ये डॉक्टर थे तो ये खुद उनको, और क्लिनिक में कर दिए कि लेप्रोसी कॉलोनी का जो भी आदमी आएगा उसको कंप्लीट ऑल टाइप ऑफ है। उसके बाद उसमें फिर उन लोगों के आशीर्वाद से मैं लड़ाई लड़ा के अररिया में लेप्रोसी सोसाइटी नहीं है, पूर्णिया था गवर्नमेंट का जो है। अच्छा, उसके लिए मैं लड़ा, बहुत स्ट्रगल किया, वो अचीवमेंट हुआ, बना। फिर उसमें डेनमार्क का
एनजीओ है वो भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके इसीलिए कि बीच में उनका डेथ हो गया और अब उस नेचर का ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं आ रहा है जो आप समझे। सबको पूछता है कि एनजीओ का काम करने वाला प्रोफेशनल है। अब उस तरह के हाँ, लोग वहाँ पर भी सोचता नहीं हैं। कि क्या इंटरेस्ट है। तो अगर खुदा न खास्ता अभी भी उस तरह का आदमी आ जाए, मतलब अभी बहुत सा काम बचा बाकी हुआ है, उसका, लेकिन हाँ। एक हम बस्ती उसको थी, और बड़ा कॉलोनी बना थी, देना है। जो कोशिशों हाँ, से तो अब ये हुआ कि बनी। उसको प्रॉपर दवाई मिल रहा है। अच्छा, वो लेप्रोसी का नंबर जिला में बहुत बहुत घट गया है, अवेयरनेस ड्राइव हुआ है। तो ये वो कनकलता देवी ए- जी और डॉक्टर बिरन जो है इनके जॉइंट फैमिली का मेरा, जहाँ हमको Effort था। ऑफिशियली लड़ाई लड़ना होता था फिजिकली। रेड क्रॉस के भी तो इनिशिएटर कह लीजिए या फाउंडर कह लीजिए वो। इनिशिएटर तो हम थे। अच्छा, रेड क्रॉस के, हाँ, पहला लेकिन फाउंडर जो थे, फाउंडर ऑफिशियल जो सेक्रेटरी थे। हाँ, अच्छा, प्रेसिडेंट पहले जी। सेक्रेटरी जो थे अररिया मैं के। वो लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहा था, तो ये सब डिवीज़न है यहाँ नहीं होगा। तो उस समय कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, उनके फादर लोग थे आईएएस ऑफिसर। तो कब 97 में ऑफिशियली ये ऑफिशियली यहाँ पे शुरू हुआ डॉक्टर रेड क्रॉस? किदवई हमारे दिन गवर्नर। अच्छा, उनके हाँ, वो इनॉग्रेट। पहले सेक्रेटरी डॉक्टर बिरन, हाँ, पहला सेक्रेटरी, पहला प्रेसिडेंट। और उस समय डीएम पहला प्रेसिडेंट तो डीएम होते होंगे ना? हाँ, वो एक्स ऑफिशियो है, वो एक्स ऑफिशियो है, हाँ। डीएम। और वो बी प्रधान थे यहाँ, सॉरी डीएम थे। उनको मैंने एक चिट्ठी उनकी मौजूदगी में हुआ था ये, मतलब उनके वक्त? नहीं, वो जब इनॉग्रेशन हुआ था मुकुंदेव मिश्रा थे। अच्छा। तस्लीम साहब थे, मुकुंदेव। अच्छा। लेकिन इनिशिएशन जो सैंक्शन हुआ वो, तो मैंने एक पहला पत्र लिखा राज्यपाल को। मेरे फ्रेंड्स के फादर ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे लिखो क्या, उन्होंने डिक्टेट करा दी, कॉपी दिया प्रधान साहब को। तो प्रधान साहब 2 बार इस जिले के डीएम हुए हैं। अच्छा, जी जी एक बार 2000 जी, डी 1-2 इसमें, और बाद में फिर उसी समय से ये अप्रूवल के लिए चला गया और उनकी बदली हुई। उसके बाद आया ये मुकुंदेव मिश्रा अच्छा, सेकंड टाइम में। तो वो उस तो समय 97 में उस वक्त कौन थे? मुकुंद मिश्रा जी हाँ, थे। तो टीम आ गया। तो जो इनॉग्रेशन गवर्नर जो टाइम देते उसी में न होता है। इसीलिए आप देखिएगा रेड क्रॉस में जो बोर्ड लगा हुआ है, संस्थापक अध्यक्ष, फाउंडर रेड क्रॉस, अच्छा, बी प्रधान। अच्छा, संस्थापक में उनका नाम है जी। फाउंडर, ऑनररी सेक्रेटरी, अवैतनिक। ये अच्छा। कभी लेने, ये तो किसी संस्था से नहीं। अभी आरएस का जो मोहिनी देवी है, कई जगह इनका हॉस्पिटल, ये वो सब है, लंबा फिर इतिहास। तो अभी हम लोग मुख्य में हैं, लेप्रोसी में दीदी का इनका काफी सोशल फॉरेस्ट्री बिहार में पहला बार फीमेल का, अच्छा, उसका वर्कशॉप 3 दिन का करवाया इस रेंज में। सोशल फॉरेस्ट्री। हाँ, अच्छा, कि फीमेल को कैसे इसमें कैसे इससे जोड़ना है, involve मतलब किया जाए। इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से उसके कैसे? लिए फिर यहाँ उन लोगों को कैंप हुआ 3 दिन का, फिर उसके लिए किए। उसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, मैसाकोल, बाघ कोहलिया, उन लोगों ने। मैसाकोल से ही बल्कि ये जुड़ी हुई थी ना शायद। हाँ, वो तो बहुत की। बाघ कोहलिया में 50 इंदिरा ये आवास बनवाई, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कैंप वहीं एक दिन तो कांग्रेस के जो उस वक्त के नेता थे, स्वर्गीय यासीन साहब वगैरह, ये लोग भी थे उसी में। हाँ, तो ये देन इनका है। यासीन साहब खुश होते थे मेरे गांव में दुल्हन, अच्छा, उनको दुल्हन बोला करते थे। जी जी, अच्छा, दुल्हन बोला करते थे। अच्छा, ये किए, बहुत अच्छा उसका सेंटर बना। लेकिन वही क्या ना, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, उस पर कोई नहीं लिखेगा कि भाई इतना जो आदमी किया वो इस स्थिति में उनका जो गोल नहीं था। तो आप ये तो शहर कनकलता देवी जी को जानता भी नहीं है। नहीं, तो ये जो मतलब ये- जर्नलिस्ट जो हैं, खासकर जो हाँ जिन पे लिखा जाना चाहिए, हम जिनके नाम बारे नहीं में बोलेंगे, बताया ऐसे जाना बहुत सा चाहिए। है। यहाँ पे छोटे छोटे लोगों के नाम पर सड़कें बनी हुई हैं, और जिन्होंने कुछ काम किया है उनके नाम पे कोई, ऐसा सवाल बोल दिए तो कि ये तो अगर विडम्बना है, ये विडम्बना ही कहेंगे। जर्नलिज्म में नहीं रहता मैं, तो मैं खोल के बोल देता। और तस्लीम साहब जर्नलिज्म ने आपको भी अफेक्टेड किया है? नहीं, हम इसीलिए कि अगर हम करेंगे तो आइसोर बना देता है लोग, कह देगा साहब इनका एज हो गया है, मेंटल काम ठीक नहीं। अभी क्या है आपकी दिनचर्या या दिन, मतलब किस दिनचर्या तरह से आप, क्या professionally में- एंगेजमेंट आपका है, किस तरह का professionally है? जो- अब तो आप हाँ, पोता नाती इन लोगों के बीच में वो रहते है हैं। उसके ड्यूटी में। मेरा जो वर्क है, जब तक आँख कान हाथ कलम चलेगा, उसमें कहीं कंप्रोमाइज। मैं लीगल प्रैक्टिस भी करता था। अच्छा। वहाँ का जो हाल चाल देखे लीगल प्रोफेशन का, तो मैं देखा कि यहाँ एडजस्ट नहीं तो करता। एडवोकेट हाँ, है, इनरोल्ड हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 10 साल मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया आपने? हाँ, सिविल का। सिविल, लेकिन देखा ये मेरे लायक नहीं है।
सिस्टम आपसे भी जग जाहिर है, आप रोज़ देख रहे हैं। तो अभी भी आप कनेक्ट हैं? हाँ। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और बाकी दूसरी लीगल भी जगह तो पे? फ्री में एडवाइस लेने आता है हमसे अच्छा, कि हम गरीब लोग को ऐसे एडवाइज़र बहुत सी जगह पे आप एक तरह से काम कर रहे हैं। लीगल एडवाइस होता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल, पब्लिक स्कूल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, उससे आप जुड़े हुए हैं। जुड़े में किसी का फाउंडर, किसी का एडवाइज़र, किसी का ये तो मैं है हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस ड्राइव में जिससे मैं जुड़ा हूँ उससे जुड़ा रहता हूँ। तो प्रोफेशनली जो मेरा हुआ काम जर्नलिज्म का वो तस्लीम साहब से कैसा आपका रिश्ता था? आप कह रहे हैं कि बड़ा करीबी और घरेलू रिश्ता था हमारा, वो सुनना चाहता अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। आइडियोलॉजिकली वो एक अलग चीज़ है, वो उस पर हम नहीं पूछना चाहेंगे। आइडियोलॉजिकली वो था, वो भी जानते एज ए थे। पर्सन आपका कैसा रिश्ता था? वो और ऐसा कैसे थे आदमी हम न देखा इस इलाके में आज तक, और न शायद हमको लगता है, या अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, कि तस्लीमुद्दीन साहब दोबारा जन्म नहीं लेगा। कितनों उनसे हाई हो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए अररिया का आदमी, लेकिन वो तस्लीमुद्दीन साहब नहीं बन सकता। ऐसा क्या था उनके अंदर? ह्यूमैनिटी जिसको बोला जाता है, अच्छा, कि हम ह्यूमन, अल्लाह ताला ने हमको भेजा है यहाँ, तो कुछ ड्यूटी असाइन किया है। ये खुश नसीब हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने हमको सेलेक्ट किया कि तुम आदमी में जन्म हम तुमको दे के भेज रहे हैं। तो अपने आवाम, अपने घर, अपने समाज के लिए जो चिंता करे, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप भी अररिया के लड़के हैं, आप भी देखा होगा कि वो सोफ़ा पर बैठे हुए हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, उघार बदन है, गंजी पहना हुआ है, किसी की गंजी शरीर में भी नहीं है। वो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तस्लीम साहब जो बगल में अगर बैठा हुआ वो नहीं उठा तो तस्लीम साहब अपने आधा उठते थे और उसको बैठाते थे। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है, और पीपुल के प्रति तस्लीम साहब का, मरहूम तस्लीम साहब का कमिटमेंट अपने लोगों के प्रति, कि वो हॉस्पिटलाइज थे चेन्नई में, हॉस्पिटल में, और 1:00 में उनका निधन हुआ था। उसके कुछ समय पहले उन्होंने मोबाइल पर हमसे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, 2-3 दिन में अररिया पहुँचूँगा, जो पेंडिंग प्रपोजल सब है उस पर हम लोग बात करके उसको सेफ देंगे। मतलब कि वो उस वक्त भी चिंतित थे आवाम के लिए। इससे ज़्यादा तस्लीम साहब के व्यक्तित्व में बोलना या कहना वो शोभा नहीं देगा, कि वो आदमी जिस आईसीयू में भर्ती था, बचेंगे कि नहीं, लेकिन कन्विक्शन उनका कितना था अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के प्रति। और मेरे लिए, मेरे बायोग्राफी का ये परमानेंट इम्प्रिंट हो गया कि वो आदमी आईसीयू बेड से हमसे अररिया के लिए शेयर किया। मदर टेरेसा को देखा है उनके निवेदिता सिस्टर से, उसमें एक लाइन हम आपको ऐड कर दें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर द कमिंग जनरेशन एंड प्रेजेंट, कि जब दीदी का डेथ हुआ था जी, तो जब चैरिटी ऑफ मिशनरी से उनको कंडोलेंस मैसेज आया था, तो 9 बजे वर्ल्ड में जितना ब्रांच है मदर टेरेसा का, जिसको चैरिटी ऑफ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 9 बजे उनके सोल के लिए प्रेयर हुआ था। अच्छा, ये अच्छा, तो आप तो हर साल क्रिसमस भी मनाते हैं, तो वो उसी क्या वजह है उसकी? आप तो वो अभी जो तक हमारा आपके घर भतीजा में मनाया है, जाता है? जी उसको इंस्पायर किया, छोटा था, उसने आपको कहा भी था जी कि हम स्टार्ट किए हैं। तो स्टार्ट का तो इंस्पिरेशन उनको वही दिए, दीदी के वक्त से मिला था। वो आपको देख। तो ये कहे ना, मेरे यहाँ कुरान, मोहसिन साहब बहुत मेरे रिस्पेक्टेड हैं, जिनके लिए मैं सिंगल मैन लिविंग इन अररिया, मैं कुर्सी छोड़ता हूँ। अब वो क्या ऊपर वाले का है या उनके पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, स्वतः हो जाता है, स्फुटित है। तो वो मेरे यहाँ कुरान, क्राइस्ट का बाइबल एक नहीं, कुरान तो मोहसिन साहब के चलते कई ये पब्लिशर्स का है। जी जी, और उसके बाद कुरान का, मतलब इसका बाइबल का, सिख धर्म का मेरे यहाँ। तो हम लोग बचपन से कहा गया, वो जो शायद एक कोई बरसी की मनाई जाती है दीदी की शायद, तो उसमें आप तमाम रिलीजन के लोगों को बुला करके उनसे पढ़वाते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करवाते हैं। तो वो तो अभी स्केल डिस्टर्ब हो गया, कुछ उनका बाबूजी का डेथ हो गया, भैया का डेथ हो गया, फ्लड आ गया, तो उस स्केल में नहीं कर रहे, लेट दैट फंक्शन इज गोइंग ऑन, वो हो रहा है। तो क्या मैसेज है सर जो आप अररिया के इस नई पीढ़ी को देना चाहते हैं, जो ये पीढ़ी नहीं जानती आत्माओं के द्वारा जो काम स्टार्ट किया गया उसको आप लोग आगे बढ़ाएं,
और ह्यूमैनिटी को टॉप प्रायोरिटी दें। बगल वाला भी आदमी उसको गाड़ी से, उसके घर से उसको नहीं ना आकिए कि इकोनॉमिकली और क्या बोलिएगा उसको, जो आज सोशली एजुकेशनली जो जो क्या चीज़ हाई अप्स हो गया है, डोंट डिस्कार्ड देम। कोई नहीं जानता है कि कल आपसे भी बड़ा रेखा खींच देगा उसका बाल। दूसरी जो अररिया की जो एक फ़ज़ा रही है हमेशा एक आपसी सौहार्द का जो एक रहा है, वो इरोड नहीं हो, उसके लिए यूथ को आगे आना होगा। उसको बचा के यूथ बचा की के नहीं जिम्मेदारी है कि उसको, और मजबूती करना होगा, मजबूत स्ट्रेंथन करना होगा उसको मजबूत करना है। यही मेरा अपील है, यही मेरी इच्छा है। ऊपर वाला चाहा अगर तो और मजबूत होगा, और नहीं तो जो देश दुनिया का हाल चाल, मार काट, ये वो होता है, जो गरीब है वो गरीब वो है। अगर नफरत से अपने आप को जिस हद तक बचा सकें तो इसके लिए बचाएं। प्राइमरी घर से शुरू करना होगा, खुद से शुरू करना होगा, अपने से शुरू करना होगा, अपने घर से। तो हम बात कर रहे थे आज सुदन सहाय जी से, जिनको हम लोग अंकल और चचा कहा करते हैं। और आपने देखा है कि बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम लोग, मैं ख़ुद भी नहीं जानता था, जो आज, जिससे आज हम लोगों को, जो चीज़ें हम लोगों को जानने का मौका आज मिला इन चीज़ों को। और आखिर में जो पैगाम उन्होंने दिया है कि जिस हद तक हो सके मोहब्बत को बढ़ाया जाए, नफ़रतों को कम किया जाए, और जो हमारे पूर्वज जो शहर को जिन्होंने बसाया है, उनकी उन तमाम अच्छाइयों को ये नस्ल, ये नई पीढ़ी लेकर के आगे बढ़े और मजबूत करे। तो हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद के पात्र आप हैं, आपका संस्था है कि आने वाली पीढ़ी को आपने ये रास्ता दिखाने का प्रयास किया, सिंसियरली किया, तो पात्र आप हैं, आपका संस्था है। मैं बहुत आभारी हूँ कि इस दौर में भी आपने ऐसा पहल शुरू किया है। आपका संस्था खूब राइज करे, आपको अल्लाह ताला ईश्वर पूरा एनर्जी दे कि अररिया का भविष्य और उज्जवल हो, अतीत से अच्छा हो। शुक्रिया सर, धन्यवाद।